वेलकम है आपका मेरे चैनल में आपको स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेगी। यहाँ तक कि आपको मोबाइल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे कर्ट लेविन के बारे में। हमने देखा है कि कर्ट लेविन के बारे में ज्यादातर साइकोलॉजी में आता है। इन्होंने हमें क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था। क्षेत्र सिद्धांत ये एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में ये कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब जो भी मानव व्यवहार करता है वो वातावरण में वैसे ही एडजस्ट करता है। अगर मानव मन से खुश है तो उसे वातावरण वैसे ही सुखी लगेगा, अगर वो मन से दुखी है तो वातावरण उसे वैसे ही लगेगा। उसने इसी पूरी बात को एक सांकेतिक रूप दिया था जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। P=F=P=E। इस फॉर्मूले का मतलब है B मतलब व्यवहार यानी बिहेवियर, P मतलब पर्सन, E यानी एनवायरमेंट वातावरण, F मतलब फील्ड क्षेत्र। लेविन ने अपनी सांकेतिक को आगे और स्पष्ट करते हुए ये भी कहा कि P का मतलब है कि एक व्यक्ति यानी पर्सन, पर पर्सन एक नॉर्मल पर्सन नहीं। हमने P का मतलब देखा एक मनोवैज्ञानिक पर्सन, यानी उसके मन में जो भी चलता है, अगर उसके मन में कोई बात को लेकर एक्साइटमेंट या खुशी है तो वह बाहर का वातावरण भी उसे सुखी जैसा ही लगता है, फिर चाहे बाहर कितनी ही परेशानी ही हो। P यानी मनोवैज्ञानिक न कि जैविक प्राणी। इसी प्रकार से E का मतलब E अक्षर से तात्पर्य है कि मनोवैज्ञानिक व्यक्ति अगर वर्तमान उसे उसके टाइप का ही लगता है, नहीं वो वर्तमान उसे सुखी लगता है, दुखी लगता है, तो जो भी है वो उसके माइंड पर सेट करता है। भौतिक तथा सामाजिक वातावरण से नहीं है, इसका मतलब ओनली मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के माइंड से ही है। एक अक्षर जो इस प्रकार के समीकरण में फंक्शन यानी प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसे फील्ड या लाइफ स्पेस के लिए प्रयुक्त किया गया है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण में अंतर्क्रिया के रूप में मान्यता दी है। किसी एक परिस्थिति में व किसी एक समय में व्यवहार करने या सीखने के लिए व्यक्ति अपने जीवन दायरे या क्षेत्र का किस प्रकार संगठन में पूर्ण संगठन करता है, इस बात को समझने के लिए लेविन ने भौतिक शास्त्र तथा मैकेनिक्स से संबंधित कुछ विशेष शब्दावली भी दी है, जिसे हम सदिश को हम इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर्स, और तलरूप जिसे इंग्लिश में कहते हैं टोपोलॉजी आदि का उपयोग किया। इसको देखते हुए लेविन द्वारा प्रतिपादित विचार प्रणाली यानी फील्ड साइकोलॉजी को टोपोलॉजिक साइकोलॉजी का वेक्टर साइकोलॉजी से भी जाना जाता है। इसे दो नाम से भी जाना जाता है, वेक्टर साइकोलॉजी और टोपो साइकोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे कर्ट लेविन के सिद्धांत। ये सिद्धांत प्राणी और उसकी अधिगम की प्रक्रिया को निरपेक्ष या यांत्रिक नहीं मानता, वरन सापेक्षिक अर्थात एक दूसरे से संबंधित मानता है। मतलब व्यक्ति का जो मनोवैज्ञानिक जो माइंड होगा वो वातावरण पर सीधा इफेक्ट डालता है, यानी जो उसका दिमाग में होगा वही वो वातावरण से प्रभावित होगा। हम ये नहीं कह सकते कि वातावरण उसके दिमाग को प्रभावित करता है, बल्कि उसका दिमाग वातावरण को प्रभावित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। लेविन ने अपने क्षेत्र सिद्धांत में गणित व विज्ञान से लिए गए प्रतीतियों के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत किया है कि अधिगम की व्याख्या व्यक्ति, वातावरण, बाधाओं पर सफलता व उद्देश्य प्राप्ति की व्याख्या करके की जाती है। लेविन के विचारानुसार अधिगम की समस्या में कोई विचित्र वस्तु नहीं है। अधिगम को स्पष्ट रूप से समझने के लिए केवल इतना ही समझना होगा कि जीवन विस्तार किस प्रकार पुनः व्यवस्थित
होता है और किस प्रकार मनोवैज्ञानिक संसार की पुनर्रचना होती है। लेविन के सिद्धांत को निम्नलिखित प्रत्ययों के आधार पर अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्षेत्र मतलब फील्ड। लेविन के अनुसार क्षेत्र का तात्पर्य मानव की उस संपूर्ण मनोवैज्ञानिक जगत से है जिसके अंतर्गत वह रहता है तथा किसी समय में विशेष भ्रमण करता है। इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक संसार में व्यक्ति स्वयं, उसके विचार, तथ्य, धारणाएं, कल्पनाएं, विश्वास और आशाएं सब कुछ आ जाती है। ये क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जैसे एक नक्शवेक्ता क्षेत्र का प्रयोग तारों के लिए करता है, एक वैज्ञानिक क्षेत्र का प्रयोग विभिन्न आविष्कारों के लिए करता है। दूसरा हो जाता है जीवन विस्तार। जीवन विस्तार का तात्पर्य उस वातावरण से है जिसमें व्यक्ति रहता है, उसका प्रभाव, नियंत्रण उस पर पड़ता है। लेविन के अनुसार जीवन विस्तार में होने वाले किसी भी परिवर्तन को व्यवहार कहते हैं। वातावरण का तात्पर्य प्राकृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण से है जिसमें मनुष्य लगातार संघर्ष करता रहता है और उससे प्रभावित होता है। सभी व्यक्तियों की अपनी जरूरतें और योग्यताएं और इन सबके चारों ओर उसका वातावरण होता है और ये वातावरण जीवन विस्तार की सीमा से घिरा होता है। लेविन जीवन विस्तार की संरचना के लिए इन सभी को समान महत्व देते हैं। उनका मानना है कि जीवन विस्तार यद्यपि वस्तुओं, कार्यात्मक तथा सांस्कृतिक सम्मत को प्रदर्शित करता है, तथापि उसके एक भाग में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव अन्य भाग पर भी पड़ता है। तीसरा है व्यक्ति मीन्स पर्सन। लेविन का मानना है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता से ही समझा जा सकता है। जन्म के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति कुछ अपनी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ होता है या उसे कुछ आवश्यकताएं होती है जो उसके व्यवहार की दिशा निर्धारित करती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो उसे उस टाइप की ही एजुकेशन चाहिए होगी, इसके लिए मनी भी चाहिए होगी, तो उसका व्यवहार वही होगा क्योंकि उसे इतनी मनी चाहिए होगी तो वो उतना ही श्रम करेगा, मेहनत करेगा। वैसे ही वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर मुड़ जाता है। जो व्यक्ति तनाव में रहता है, अगर उससे उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसका तनाव भी बढ़ जाता है। व्यक्ति जब तक अवरोधों को पार करके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। यदि वह इन्हें पूरा नहीं कर पाता है तो उसे तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ता है। हमारा चौथा पॉइंट है वातावरण व योग्यता। वातावरण वह सब कुछ है जिसके कारण व्यक्ति व्यवहार करता है। वातावरण को समझने की ज्ञानात्मक क्षमता तथा इसमें परिवर्तन उत्पन्न करने की कार्यात्मक क्षमता योग्यता कहलाती है। पांचवा है विदेशी माल। विदेशी माल को बाहरी आवरण भी कहते हैं। समस्त अमनोवैज्ञानिक तथ्यों का वह मिश्रण जो जीवन विस्तार के चारों ओर घिरा रहता है विदेशी माल कहलाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के शारीरिक तथा सामाजिक वातावरण के वे भाग निहित होते हैं जो समय विशेष में व्यक्ति के जीवन विस्तार के अंग नहीं होते हैं लेकिन कभी भी उग्र हो सकते हैं। वह व्यक्ति की व्यावहारिक संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। विदेशी माल हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे अगर किसी को कोई एजुकेशन लेनी हो, जैसे भी कोरोना चल रहा है तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन एक तरह से विदेशी माल हो गया जो हमारी एजुकेशन और हमारे लक्ष्य को प्रभावित करता है। छठा पॉइंट है तलरूप मीन्स टोपोलॉजी। क्षेत्र सिद्धांत में तलरूप का प्रत्यक्ष रेखा गणित से लिया गया है। लेविन ने गणित के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को समझने का प्रयास किया है। इसमें दूरी, आकृति व आकार का कोई स्थान नहीं होता है, अर्थात इसमें लंबाई, मोटाई, चौड़ाई आदि का कोई ज्ञान नहीं होता है, बल्कि इसमें रेखागणित की दृष्टि से वृत्त, दीर्घवृत्त, सम या विषम बहुभुजों में कोई अंतर नहीं होता। इसमें अंदर, बाहर तथा सीमा के प्रत्ययों की विवेचना की जाती है। पानी की एक बूंद पर और पृथ्वी की तलरूप रेखा गणित और दृष्टि से एक समान समझे जाते हैं। तलरूप उद्देश्य तथा उनकी प्राप्ति के मध्य बाधाओं के संबंध में व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट करता है। अर्थात ये हुआ कि जैसे इसकी किसी की एजुकेशन है और किसी की बाधाएं हैं, तो इन दोनों के मध्य अंतर, जैसे
ये बाधाएं इससे कितनी जुड़ी हुई है, बाधाओं की मोटाई चौड़ाई कितनी है। तल रूप हमें यह दिखाता है। 7वां पॉइंट है सदिश वेक्टर्स। सदिश की धारणा वास्तव में भौतिक शास्त्र से ली गई है। मनोवैज्ञानिक में सदिश एक बल का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य की ओर अथवा लक्ष्य से दूर ले जाने की ओर संकेत करता है। सदिश एक विशेष दिशा में की जाने वाली प्रवृत्ति होती है जो शक्ति और दिशा दोनों को अभिव्यक्त करती है। इसमें 3 बातों का समावेश होता है, दिशा, शक्ति व प्रयोग बिंदु। फिर है हमारा कृष्ण शक्ति। कृष्ण शक्तियों के संबंध में मेरस एल बिगी ने कहा है कि कृष्ण शक्ति किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश की आकर्षण या प्रतिकर्षण शक्ति होती है। अर्थात सकारात्मक शक्तियों की ओर व्यक्ति आकर्षित होता है और नकारात्मक शक्तियों को रखते हुए व्यक्ति उनसे दूर हो जाता है। अगर एजुकेशन है और उसके मन में इसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न है तो वह इसकी ओर अग्रसर होगा, सकारात्मक। और अगर नकारात्मक है तो वो उससे दूरी बना लेगा। 9 पॉइंट है अवरोध यानी बैरियर। अवरोध वातावरण का एक गत्यात्मक पहलू है जो व्यक्ति के लक्ष्य या उद्देश्य तक पहुंचने के मार्ग में आता है तथा उसके आगे बढ़ने की गति को अवरोध कर देता है। अर्थात वातावरण की वह शक्ति जो व्यक्ति को उसके उद्देश्य तक पहुंचाने में अवरोध या बाधा उत्पन्न करती है उसे अवरोध कहते हैं। बार बार की सफलता से व्यक्ति की आकांक्षा का स्तर ऊपर उठता है तथा बार बार से आकांक्षा का स्तर नीचे गिरता है। जैसे हम कभी कोई स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल में बसें लेट हो जाती हैं तो हमारे मन में डिमोटिवेशन तो आता ही है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा बैरियर हो जाता है उस टाइम हमारी लाइफ का। हमारी आकांक्षाओं के स्तर में गिरावट भी आ जाती है। पर कभी हमें अगर बस जल्दी मिल जाती है तो हम उतनी ही खुशी से आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां पॉइंट है द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट्स। व्यक्ति के जीवन क्षेत्र में ऐसे उपक्षेत्र भी होते हैं जिस उपक्षेत्रों में एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कृष्ण सक्रिय होते हैं, विशेषकर उस परिस्थिति में जब आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न करने वाली दोनों शक्तियां समान हो। ऐसी स्थिति में द्वंद का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसको हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। 3 प्रकार से। फर्स्ट, जब दोनों शक्तियां सकारात्मक हो। किसी व्यक्ति को 2 सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता में सफलता मिल जाए। सेकंड, जब दोनों नकारात्मक हो, जैसे आगे कुआं और पीछे खाई। थर्ड, एक सकारात्मक हो और एक नकारात्मक हो। जैसे कोई बालक चॉकलेट खाना भी चाहता है और उसे दांत में कीड़े लगने की भी डर हो। नकारात्मक, दोनों साइड नकारात्मक का हम एक एग्जाम्पल ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे हम कोई एग्जाम देने जाए और मान लीजिए कि उस एग्जाम की हमारे पास तैयारी ना हो और हम फेल हो जाएं तो भी हमें पेरेंट्स डांटेंगे और हम नहीं देने जाए तो भी हमें पेरेंट्स डांटेंगे। लेविन ने अधिगम की क्रिया में मनोवैज्ञानिक वातावरण तथा प्रेरणा को अधिक महत्व दिया है। लेविन ने अधिगम के मार्ग में आने वाली बाधाओं को अधिक महत्व दिया है। पुरस्कार से प्रेरित होकर बालक किसी कार्य को करने के लिए अधिक प्रयत्न करता है। दंड के भेद से बालक अधिगम के लिए प्रेरित नहीं होता है। लेविन ने अधिगम को वातावरण का संगठन माना है और वे अधिगम को समस्या नहीं मानते। अधिगम में उन्होंने पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। हम इसके शैक्षिक निहितार्थ भी पढ़ेंगे। लेविन के शैक्षिक निहितार्थ। लेविन द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत को अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का नाम दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत की उपयोगिता को निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया है। फर्स्ट है, क्षेत्र सिद्धांत प्रत्येक अधिगम कर्ता को एक ऐसा मनोवैज्ञानिक व्यक्ति मानता है जो किसी एक शिक्षण अधिगम परिस्थिति में अपने विशिष्ट जीवन विस्तार में रहा हो। इस तथ्य का ज्ञान अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की व्यक्तिगतता का ध्यान रखने को प्रेरित करता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि स्टूडेंट है, उसके मन में क्या चल रहा है, वह कक्षा में
क्या सोच रहा है और उसके मन का प्रभाव कक्षा वातावरण पे कैसा पड़ रहा है, वो सब एक अध्यापक को मालूम होना चाहिए। सेकंड है, इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, क्षमताओं तथा किसी परिस्थिति विशेष में उपलब्ध अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन आदि सहायक तथा अरुचि, थकावट आदि बाधक तत्वों का भलीभांति अध्ययन करना चाहिए। स्टूडेंट का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखना सभी तरह से उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, अतः अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सदैव अपने विद्यार्थियों को उद्देश्यों की महत्ता तथा लक्ष्य के स्पष्ट ज्ञान के प्रति जागरूक करना चाहिए। कभी कभार स्टूडेंट थक जाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करते करते, उन्हें लगता है कि वो कभी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो उनका मोरल डाउन होता है और उन्हें मनोवैज्ञानिक अकॉर्डिंग वो कम अपने लक्ष्य को या अपने प्रयत्नों को कम कर देते हैं। तो अध्यापकों को उनको बताना चाहिए कि जैसे टीचर है तो अगर वो मोटिवेट करेगा उन्हें तो स्टूडेंट ऊपर की तरफ जाएंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट है, अध्यापक को किसी एक विशेष शिक्षण अधिगम परिस्थिति में विद्वान सभी तत्वों को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को अपने अपने जीवन विस्तार में रहते हुए उचित सूझबूझ तथा अंतर्दृष्टि विकसित कर अधिगम मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करनी चाहिए। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, अध्यापक को सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि बालक बिना समझे हुए तथ्यों को रटे नहीं तथा केवल अपने पूर्व अनुभवों, अभ्यास और आदतों को ही अधिगम व्यवहार के लिए काम में न लाते हुए बल्कि सभी अवस्थाओं में नई सूझबूझ अंतर्दृष्टि को विकसित करे। टीचर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टीचर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट कभी भी चीज़ें रटे नहीं, क्योंकि वो एक बार रट लेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल तक उसके दिमाग में रहेगी, उसके आगे वो क्या करेगा। और वो कभी भी ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखे कि स्टूडेंट कभी भी अपने पूर्व अनुभवों के आधार पे किसी चीज़ को ना ले, क्योंकि हो सकता है उसके पूर्व अनुभव पहले खराब रहे हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। हमारा छठा पॉइंट है, क्षेत्र सिद्धांत अधिगम क्षेत्र के उचित नियोजन, संगठन व व्यवस्थीकरण के पक्ष में है। अतः शिक्षण अधिगम परिस्थिति व वातावरण को इस तरह संरचित व संगठित किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसके जीवन विस्तार तथा शिक्षण अधिगम लक्ष्य के संदर्भ में आने वाली बाधाओं को नियंत्रण कर सके। हमारा 7 पॉइंट है, अध्यापक को पुरस्कार और प्रशिक्षण का प्रभावशाली प्रयोग करना चाहिए। बालकों को सीखने में प्रेरणा भी प्रदान करनी चाहिए। यह सिद्धांत मनोविज्ञान के समस्त क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है। सामाजिक, व्यक्तिगत व शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से उपयोगी है। आज हमने पढ़ा कट लेविन के बारे में। अब हमारे चैनल में जितने भी वीडियोज़ आप देखिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको और किस तरह के वीडियो चाहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग।